पति ने कराई काली पत्नी की शादी। एक बड़े से रॉयल बैंक्वेट में पार्टी चल रही थी, जहां शहर के बड़े से बड़े अमीर लोग आए थे। जहां गरीब मेघा सर झुकाए नौकरों की तरह नाचती हुई पार्टी में मौजूद लोगों को जूस पीने के लिए पूछ रही थी। साहब जी जूस। अचानक एक शख्स की जानी पहचानी सी आवाज सुनकर एकदम से मेघा की नजरें ऊपर उठ गई। वह शख्स कोई और नहीं, मेघा का पहला पति राघव था, जिसके बगल में उसकी नई पत्नी नैना खड़ी थी। ये देख मेघा की आंखें भर आई। तभी उसकी आंखें सुमति पर घिराई, जो कभी उसकी सास हुआ करती थी। माँ जी, ये सब क्या है? राघव जी ने दूसरी शादी कर ली। मेघा को देखकर सुमति शर्म से भर जाती है और हिचकिचाती हुई कहती है, अब तुझे किस मुंह से बताऊं मेघा बहू, राघव ने तेरे साथ धोखेबाजी की, वो सब कुछ झूठ था। ये सुनकर जैसे मेघा का मन टूट जाता है और उसकी आंखों के आगे पिछली जिंदगी झांकने लगती है। मेघा का रंग बहुत ही सांवला था, खास उभरी सुंदरता नहीं कह सकते थे, मगर वह मन की बहुत ही खरी थी। हर किसी से हंसकर बात करना उसके स्वभाव में था और उसके पिता राम सिंह को हमेशा उसकी शादी की चिंता सताया करती थी। अजी क्या हुआ, इतने खोए खोए से क्यों है? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, बस आठों पहर यही चिंता सताती रहती है कि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, मगर इसका काला रंग इसकी शादी के रास्ते में रोड़ा बना हुआ बैठा है। अजी आज सूर्यकांत भाई साहब आ रहे हैं ना, एक बार उनसे बात करके देखते। राम सिंह को गंगा की बात जच जाती है। उसी शाम सूर्यकांत अपने परिवार के साथ वहाँ आता है। मेघा सभी की खूब खातिर भाव करती है। उसका ये स्वभाव सूर्यकांत को भा जाता है। अरे राम सिंह, मेघा बिटिया गुणों की खरी खान है, किसी से भी घुल मिल जाना, बड़ों का आदर करना खूब आता है इसे। अरे सूर्यकांत, मुझे तुझसे मेघा को लेकर बात करनी है। तू तो जानता है मेघा के काले रंग के कारण हर जगह से बात कर जा रही है। मेरी मेघा को अपनी बहू बनाकर इस लाचार बाप को धन्य कर दे। ये जमीन जायदाद मेघा की है और शादी के बाद राघव की होगी। अरे मेरे दोस्त, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब मेघा ही मेरे घर की बहू बनेगी। मेघा के साथ शादी की बात सुनकर राघव अंदर से कुढ़ जाता है, मगर संपत्ति के लालच में वह मेघा से शादी कर लेता है। मेघा नई जिंदगी की कई सपनों के साथ ससुराल आ जाती है। नेहा, भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। चलो मेरी प्यारी भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मेघा की ननद नेहा उसे कमरे में छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद राघव कमरे में आता है और कमरे को फूलों से सजा देखकर उसके दिलो दिमाग में सांप लौट जाते हैं। जी तो कर रहा है इस काली चुड़ैल का गला घोंट दूं, ताकि इस झूठे रिश्ते से जान छूटे। राघव जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए? आइए ना। इफ यू डोंट माइंड मेघा, अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। गुड नाइट। इसी जवाब के साथ राघव सो जाता है। बेचारी मेघा को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिलता। अब तो ये हर रोज की बात हो जाती है। राघव रोज दफ्तर का बहाना बनाकर सारा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड नैना के साथ अय्याशी बाजी में बिताता था। राघव, इट्स इनफ, मुझसे ये लुका छुपी का खेल और नहीं खेला जाएगा। तो मैं क्या करूं नैना? मैं खुद भी अपनी ब्लैक टी बीवी से छुटकारा चाहता हूं, मगर परिवार के हाथों मजबूर हूं। आई हैव अ आइडिया। नैना राघव के कान में फुसफुसाती है। रात को जब राघव घर लौटता है तो मेघा ने कमरे को मोमबत्तियों और फूलों से सजाया हुआ था, जिसे देख राघव उखड़े मिजाज से कहता है, ये सब क्या है मेघा? राघव, ये सब मैंने आपके लिए किया है। ये कहकर मेघा राघव के गले लग जाती है। तभी राघव गुस्से से भरकर उसे दूर करके उस पर चीख पड़ता है, दूर रहो मुझसे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती हो? घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल से भी। कहाँ तुम्हारा काला रंग, कहाँ मैं स्मार्ट? तुम मुझ में जरा भी मैच नहीं करती। राघव के शब्दों में छलकती रंजिश देखकर मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राघव जमीन पर बेहोश हो जाता है। राघव जी, आपको क्या हो गया? उठिए ना। माँ जी, बाऊ जी, जल्दी आइए। आवाज सुनकर सभी भागे भागे कमरे में आते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? आई एम सॉरी सूर्यकांत जी, बट आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। अब ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। ये सुनकर पूरे घर में जैसे दुख का माहौल छा जाता है और सुमति को मेघा खटकने लगती है। हमें इस अपशगुनी को बहू बनाना ही नहीं चाहिए था। इस काली चुड़ैल के कारण मेरे हंसते खेलते घर में अंधेरा छा गया। इतने में राघव होश में आकर बोलता है, बस करो माँ,
मेरे होते हुए आप मेरी पत्नी को ताने दे रही हो? अरे इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। मेघा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। अजी, मेरी शादी आपसे हो चुकी है। मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे भगवान पर भरोसा है, वो मुझसे मेरा सिंदूर नहीं छीन सकते। मैं सोचती थी कि आपको मेरा काला रंग खटकता है, इसलिए आप मुझसे कटे कटे रहते, मगर आज ये जानकर मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मेघा, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें बाकियों की तरह बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक तुम्हारा घर नहीं बसता, ऊपर वाले पर मेरी सांसें कर्ज हैं। तुम्हें मेरी कसम है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। इसके बाद राघव अपनी पत्नी मेघा की दूसरी शादी गरीब गोपी से कर देता है और मेघा के जाते ही घर में नैना की एंट्री होती है। भैया, ये लड़की कौन है? ओह कम ऑन डार्लिंग, भैया से क्या पूछती हो? मैं बताती हूँ, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ। राघव, ये लड़की क्या कहने की कोशिश कर रही है? इस पर राघव जोर से हंसता हुआ कहता है, डैडी, मुझे कोई ब्लड कैंसर नहीं। मेरा बेहोश होना, झूठे आंसू रोना, ये सब प्लान का हिस्सा था, ताकि मेरी काली बीवी इमोशनल होकर दूसरी शादी कर ले और मैं अपनी ऑल टाइम गर्लफ्रेंड नैना के साथ शादी करके सेटल्ड हो जाऊं। ये सब सुनकर पूरे घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सुमति राघव को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, आज तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे घिन आ रही है। वो बेचारी तेरी आंखों में प्यार खोजती रह गई। तूने उसका काला रंग देखा, मगर उसके मन में झांक कर नहीं देखा। राघव को अपनी माँ की फटकार से कहाँ मतलब था। उसे तो बस नैना के साथ शादी की पड़ी थी। उसने नैना से शादी कर ली। वहीं मेघा का हर दिन गरीबी में बीत रहा था, क्योंकि उसका पति गोपी सारा दिन पीकर घर में पड़ा रहता था। अरे हमका पीनी है, हमका पीनी है। अजी, जब संभाली नहीं जाती तो उतनी पीते ही क्यों हो? सारा दिन नशे में तर रहते हो। मेघा की इस बात पर गोपी उसे खींचकर थप्पड़ मारता है, जिस कारण मेघा दूर जा गिरती है। धीरे धीरे मेघा को अब समझ आ चुका था कि बिना उसके घर से पांव बाहर निकाले घर चलाना मुमकिन नहीं, मगर उसे कहाँ पता था कि तकदीर उसे जबरदस्ती उसे पिछली जिंदगी में खाए धोखे को दिखाने खींच लाई है, जहाँ उसे राघव की असलियत पता चलती है। मुझे माफ कर दे मेघा बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा एक लड़की के लिए धोखेबाजी की राह पर उतर आएगा। मेघा मन से अपने अंदर भरे दुख को लिए राघव के सामने आती है। मेघा को सामने देख राघव का चेहरा फीका पड़ जाता है। क्या हुआ राघव जी? मुझे देखकर हैरानी हुई। कितनी सफाई से मरने का ढोंग करके मुझे एक पियक्कड़ के पल्ले बांध दिया। इतनी ज्यादती से तो कोई जानवर को भी खूंटे से नहीं बांधता। अगर मेरा काला रंग आपको इतना ही फांस की तरह चुभता था तो एक बार मुझसे कहा होता, मैं खुशी खुशी आपके रास्ते से हट जाती। आज मुझे डर लग रहा है कि मेरे टूटे दिल की हाय आपको ना लग जाए। अच्छा हुआ जो सच आज मेरे सामने आ गया, वरना मैं मंद बुद्धि उस रिश्ते का मान रख रही थी जिसकी नींव ही झूठी थी। इतना सब कहकर मेघा वहां से चली जाती है। उस पल पार्टी में मौजूद हर शख्स की नजर राघव पर घिरी हुई थी, जिससे एम्बैरेस्ड होकर नेहा पार्टी छोड़कर चली जाती है। What's wrong with you, नैना? तुम पार्टी छोड़कर घर क्यों चली आई? बिकॉज मुझे अपना तमाशा बनाने का शौक नहीं है। मगर तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि मैं इंडिया छोड़कर अमेरिका जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस घर में किसी पीटी जिंदगी नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक के पास जा रही हूँ। नहीं, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं। गुड बाय राघव। नैना अपना सामान उठाकर चली जाती है। राघव हर दिन अपने किए पर पछताता है, जिसके बाद हिम्मत करके वह गोपी के घर आता है, जहां उसे पता चलता है कि मेघा उसे छोड़ चुकी है और काफी ढूंढने के बाद मेघा उसे मिल जाती है। राघव जी, आप अब क्या लेने आए हैं यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ मेघा, मुझे माफ कर दो। जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा वो मुझे ठुकरा कर चली गई। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बस एक मौका मांग रहा हूँ, खुद को अच्छा पति बनकर दिखाने के लिए। ऐसा कहते हुए राघव मेघा के पैरों में गिर जाता है, जिसके बाद मेघा उसे गले से लगा लेती है। मैंने आपको माफ कर दिया राघव, चलिए घर चलते हैं। आखिर में राघव और मेघा अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। ओम नमो 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 शिवाय। ओम नमो 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 शिवाय। ओम नमो 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 शिवाय। शोभा शांतिपूर्वक अपनी पूजा पाठ करती है, जिसके बाद वो घर पर पवित्र गंगा जल की बूंदें छिड़क कर घर को पवित्र करती है और रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है।
हे ईश्वर, इस घर की सुख शांति हमेशा इसी प्रकार बनाते रहिएगा। शोभा रसोई में भी ईश्वर को याद करते हुए अपने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। तभी वहां पर महेश आता है। ओहो शोभा, अभी भी पूजा में मलिन हो? जल्दी से नाश्ता बना लो, वरना मुझे और मेरे बेटे को बिना नाश्ते के ही ऑफिस जाना पड़ जाएगा। ईश्वर तो हर जगह है, बस उनसे बात करना आना चाहिए। अरे भाग्यवान, जल्दी नाश्ता तैयार कर लो। ऐसा कहकर वो तैयार होने चला जाता है, जिसके बाद शोभा नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद महेश अपने बेटे विवेक के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता करने लगता है। वैसे शोभा, मैं सोच रहा था कि आजकल तुम घर के काम करती हो तो बहुत थक जाती हो, और फिर तुम्हारी उम्र भी हो रही है। महेश के इस तरह बात करने पर शोभा समझ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल उम्र के साथ साथ मुझ में कमजोरी भी आती जा रही है। अब इस उम्र में मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। अगर विवेक शादी कर ले तो इस घर में एक संस्कारी समझदार बहू ले आऊं मैं, जो पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाती होगी। माँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है? देख बेटा, कई समय से मैं तेरी मनमानी सुन रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि तुझे अब शादी करनी ही होगी। मुझे इस घर में कोई चाहिए जो मेरे बाद इस घर को अच्छे से संभाल सके। विवेक अपनी माँ की बातों को सुनकर अनसुना कर देता है और अधूरा नाश्ता करके वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद महेश शोभा से कहता है, ओह भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? थोड़ा कम बोलती, एकदम तुमने उसको ऐसा बोल दिया। देखा ना, अब मेरा बेटा नाराज होकर चला गया। जाने दो जी उसे, अब उसे समझना होगा। मैंने आज ही शाम को पंडित जी को घर पर बुलाया है। वो हमारे बेटे के लिए अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते लेकर आएंगे, जो बहुत संस्कारी और सुशील होंगी। शोभा ऐसा कहने के बाद खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। वहीं महेश भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को शोभा पंडित जी के आने के बाद अपने बेटे विवेक के लिए लड़कियां ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से कोई डोरबेल बजाता है। अरे वाह, लगता है महेश जी आ गए हैं। चलो अच्छी बात है, अब वो मेरे साथ मिलकर लड़की ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। ऐसा सोचने के बाद वो दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर उसका बेटा विवेक एक बुर्खा पहने लड़की के साथ खड़ा होता है, जिसे देखते ही शोभा उससे कहती है, अरे बेटा, तू इतनी जल्दी आज ऑफिस से आ गया? वैसे ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है? माँ, ये लड़की आज से आपकी बहू है। अपनी बहू का स्वागत नहीं करोगी माँ? ये क्या बदतमीजी है विवेक? तू इस लड़की से शादी करके इसे इस घर में कैसे लेकर आ सकता है? अरे ये एक मुस्लिम जाति की लड़की है। माँ, जुबैदा मुस्लिम जरूर है, लेकिन वो आपकी बहू बनने के बिल्कुल काबिल है। आपको इसके जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुस्लिम लड़की हम हिंदुओं के घर की बहू नहीं बन सकती। अभी के अभी इस लड़की को इसके घर पर छोड़कर आ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ, ये घर अब जुबैदा का भी है। आप इसे अब इस घर से नहीं निकाल सकती हो। ऐसा कहने के बाद विवेक शोभा के सामने ही जुबैदा का हाथ पकड़ता है और उसे घर के भीतर ले आता है। विवेक बेटा, ये तू क्या कर रहा है? इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से लेकर जा। ये मुस्लिम लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तभी महेश भी आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है? शोभा, तुम विवेक के ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? शोभा महेश को सब बताती है। विवेक बेटा, ये तुमने क्या किया? पिताजी, मैं जुबैदा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं उसको अपने आप से और दूर नहीं रख सकता था। आज से जुबैदा इस घर की बहू है। मैंने इससे शादी कर ली है। इस घर में या तो ये मुस्लिम लड़की रहेगी या फिर मैं। जहां मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, उस घर में मैं भी नहीं रह सकता। चलो जुबैदा, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जाता देख शोभा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे रोक लेती है। नहीं बेटा, तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू कहीं मत जा।
तेरी माँ तेरे बिना जी भी नहीं पाएगी। शोभा ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। वहीं विवेक अपनी पत्नी जुबैदा को अपने कमरे में ले आता है। सुनिए, अम्मी जान बहुत नाराज है। एक बार आप उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए। जुबैदा की बात मानकर विवेक अपनी माँ के कमरे में जाता है और कुछ देर उनसे बात करता है, जिसके चलते शोभा नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरे शोभा को उठने से पहले ही रसोई से अजीब सी बदबू आने लगती है। ओहो, ये बदबू कहाँ से आ रही है? जरा देखूं तो सही। ऐसा सोचने के बाद वो नींद से उठकर बदबू को सूंघते हुए रसोई के पास आ जाती है, जहां पर उसकी नई मुस्लिम बहू रसोई के अंदर चिकन बना रही होती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? हे भगवान, इस कलमुही ने मेरी पूरी रसोई अपवित्र कर दी। अम्मी जान, अब परेशान क्यों हो रही है? ये चिकन मैंने आपके लिए नहीं बल्कि विवेक जी के लिए बनाया है। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता नहीं है क्या कि मेरा बेटा चिकन नहीं खाता? अम्मी जान, उन्होंने मेरे हाथों का चिकन कई बार खाया है, इसीलिए तो अपनी पहली रसोई में उनके लिए शाही कोरमा बना रही हूँ। शिव 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 शिव, अब मुझे पूरे घर की शुद्धिकरण करना होगा। मेरा पूरा घर अपवित्र हो गया है। अरे बहू, तू निकल अभी के अभी, मेरी पवित्र रसोई से बाहर निकल। शोभा के चीखने चिल्लाने की आवाज से महेश और विवेक भी आ जाते हैं, जिसके चलते दोनों सास बहू का ये ड्रामा देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। देखिए ना जी, अम्मी जान तो खामखा ही नाराज हो गई। मैंने तो आपके लिए खाना बनाया था। शोभा किसी की एक नहीं सुनती और फौरन अपनी रसोई को साफ करने के बाद नहाकर अपने पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करती है। देख बहू, कान खोल कर सुन ले, इस घर में नॉनवेज कभी नहीं बनेगा। ऐसा कहने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद जुबैदा रोने लगती है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो अम्मी जान मुझसे इतनी नाराज हो गई? तुमने कुछ नहीं किया, बस मेरी माँ थोड़ी धार्मिक हैं और उनको अपने जैसी ही लड़कियां पसंद हैं। तुम चिंता मत करो, एक दिन वो तुम्हें अपना लेंगी। ऐसा कहने के बाद विवेक तैयार होकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद जुबैदा हर वो काम करती है जिससे वो अपनी सास को खुश कर सकती हो। वो अपने धर्म के साथ साथ अपने सास के धर्म का भी पालन करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, जिसके चलते उसका ये स्वभाव शोभा को धीरे धीरे पसंद आने लगता है। बहू, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बहू कोई मुस्लिम लड़की होगी, लेकिन तुमने अपने धर्म के साथ साथ हमारे धर्मों की भी इज्जत रखी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम्हें तुम्हारी एक पर्सनल रसोई बनाकर दे रही हूँ। जब तुम्हारा जो दिल करे तुम बना सकती हो। इंशाअल्लाह अम्मी जान, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। तो इस प्रकार शोभा अपनी मुस्लिम बहू जुबैदा के साथ घुल मिल जाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।